Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will revise first unit, which is the Savior of Mankind, where we will discuss some of the selective paragraphs and the exercise of this unit as well. ठीक है, तो इसका जो है सिर्फ वो पैराग्राफ्स में आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट सारा करना है, लेकिन चूंकि रिवीजन है तो हम कुछ कुछ सेंटेंसेस और कुछ कुछ जो पैराग्राफ्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे और एक्सरसाइज देन हम कर लेंगे। ये पीडीएफ भी मैं लास्ट में आप लोगों से शेयर कर लूँगा। आप इधर से देखते रहेंगे जो चीज़ या कोई ऐसा पैराग्राफ, कोई ऐसी क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि ये डिस्कस हो, तो वो नोट करके लास्ट में जो है मेरे से पूछ ले, फिर वो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका पहला जो है फर्स्ट पैराग्राफ से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट हो रहा है, अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। ठीक है, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म दिलकशी। तो कहता है अरब जो है वो बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की एक सरजमीन। ठीक है, विद इट्स ट्रैकलेस डिजर्ट्स ऑफ सन सैंड ड्यून्स। ठीक है, इन द ड्रेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। ठीक है, अब यहाँ तक आके पूरा ये जो क्लॉज है ये एन हो रही है। ठीक है, तो पूरे के ट्रांसलेशन क्या बनती है, अरब पे मिसाल लिखा भी है नीचे, दिलकशी और खूबसूरती की एक सरजमीन है जिसमें तेज सूरज वाले किरणों की शुआएं और जो आंखों को चुंधिया देती है और गुमनाम रास्तों वाले सहरा है। ठीक है, या आसान करके कैसे हो सकता है ये ऐसे हो सकता है कि अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की एक सरजमीन है जिसमें तेज धूप, ठीक है, और गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। इतनी सी बात कर देंगे फिर भी आपके जो ट्रांसलेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड नहीं हो सकती, बल्कि वो आइडियोलॉजिकल है। ठीक है, आइडिया को पिक करना होता है, फिर दूसरी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, उर्दू का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का डिफरेंट है, तो उसमें करना होता है। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स। ठीक है, तो कहता है इसके तारों से भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के ख्यालात को जोश बख्शता है। ठीक है, it was in this land the Holy Prophet, peace be upon him, was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ठीक है, ये वो सरजमीन है जिसके शहर मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जो कि बहरे अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। ठीक है, यानी या दूसरे तरीके से बहरे अहमर से तकरीबन 50 मील दूर इस सरजमीन के शहर मक्का में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब दो तीन तरीकों से बताने का मेरा मकसद ये है कि आप ट्रांसलेशन जो है वो वर्ड्स की कॉन्टेक्स्ट समझ के जो है अपने अल्फाज में आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना होगा कि उर्दू से इंग्लिश में करते हुए मैंने आप लोगों के पेपर्स वगैरह देखे थे, वहाँ ज़्यादातर आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड करके ट्रांसलेशन जो इस बार की है प्री बोर्ड में, तो वो ज़्यादातर इस तरह से गलत किया है। ठीक है, तो वो उसका स्ट्रक्चर इंग्लिश का और उर्दू का ज़रा डिफरेंट कैसे हैं कि इंग्लिश में देखो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है, और उर्दू में उसका बिल्कुल उलट है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट आता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं क्या है वहाँ पे सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में वर्ब आया है जाता हूँ। जबकि उर्दू में करते हो, अब हम इस तरह देखेंगे तो आई स्कूल गो, तो ज्यादातर आप इस तरह करते हो। ठीक है, ट्रांसलेशन करते हुए इसी तरह की ये तो सिंपल मिसाल दी है, इसको इसलिए आपको गलती नजर आ रही है। तो बड़े जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उसमें फिर आप ये ध्यान नहीं देते हैं, सोचते नहीं है, तो वो ये ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, तो इंग्लिश में गो जो है वो यानी वर्ब दरमियान में आता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए बाकी चीज़ जो है वो आप
ट्रांसलेशन आपका जो उर्दू का जिस तरह का स्ट्रक्चर है आपका वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आसान बात है। देन आगे देखते हैं, ये जो है ये भी पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है। द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people, ठीक है। अरब गैर मामूली याददाश्त और फसीह व बलीग लोग थे, ठीक है। यानी अरबों के पास एक यानी काबिल तारीफ याददाश्त और फसीह व बलीग लोग थे। Their eloquence and memory form expression in their poetry, ठीक है। इनकी याददाश्त और फसाहत की मिसालें उनकी शायरी से मिलती हैं, ठीक है। Every year a fair was held for political competition at ओकास, ठीक है। ओकास एक जगह है, हर साल शायराना मुकाबलों का इनेकाद ओकास के मुकाम पर किया जाता था, ठीक है। ओकास के मुकाम पर होता था। It is narrated that Hamad said to Caliph bin Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. तो हम्मान ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, शायद है मैं हरूफ तहजी के तमाम हरूफ की 100 तवील 100 ठीक है 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ, इनको मुख्तसर किए बगैर। या इस तरह करे कि मैं हरूफ तहजी के तमाम हरूफ की 100 तवील नज़में मुख्तसर किए बगैर पढ़ सकता हूँ, और ये तमाम के तमाम इस्लाम की आमद से पहले किए शुहरा के होंगे, ठीक है। तो इतना अगर एक बंदे को याद है, इस मिसाल लेने का मकसद है, तो इनकी फसाहत और बलागत कितनी होगी, कितने वो फसी बलीग और कितने ज़हीन लोग होंगे, इसलिए ये मिसाल लाई गई है, ठीक है। इट इज़ नॉट स्मॉल वंडर दैट किधर गई लास्ट लाइन, that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his verse। तो ये कोई ताजुब की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी अहकाम की इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब किया है या चुना है, ठीक है। तो यही वजह है कि अरब में लोगों के जो हैं लोग ज़हीन थे, उनकी ज़ुबान में फसाहत व बलागत थी, एलोक्वेंट स्पीकर्स थे और लैंग्वेज एक्सप्रेसिव थी, जिसकी वजह से जो फाइनल कुरान है, होली कुरान है, वो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर नाजिल हुआ था, ठीक है। तो ये हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड छोड़ देते हैं, ये जो है फोर्थ भी फिफ्थ हैं, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ ये अक्सर आया हुआ है पेपर्स में। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, ठीक है। तो इसका मतलब है इंतज़ार की मुद्दत ख़त्म होने को थी, ठीक है। इंतज़ार की मुद्दत ख़त्म होने वाली थी। His heart was overflowing with profound compassion for humanity। इसका मतलब है, आप ट्रांसलेशन लिखते हुए लिखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत की हमदर्दी के लिए बहुत छलक रहा था, ठीक है। यानी वो इंसानियत को बारे में सोचने लगे थे। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, ठीक है। इनको इनको क्या था कि जो पूरी कोशिश थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो माशरे से गलत अकायद को ख़त्म करने की थी, सोशल इवल्स समाजी बुराइयों को ख़त्म करने की थी, क्रूअल थी मुसलमाना जो जुल्म होते थे, ठीक है, मुसलमाना काम होते थे, इनको ख़त्म करने की थी, एंड इनजस्टिस और माशरे में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी उनको ख़त्म करने की ख्वाहिश थी। तो पूरी बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खात्मा करने की ख्वाहिश थी, ठीक है। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हेरा, ठीक है। जब नहीं, एक लाइन मिस हो गई, द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी रिस्टोर्ड विद अ प्रॉफिट, ठीक है। अब वो वक्त आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से सरफराज किया जाना था, या
अब वो वक्त आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत से सरफराज होने वाले थे, ठीक है, यानी नबुवत मिलने का वक्त आया था। सिंपली ये भी कह सकते हो, वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, ठीक है, जब एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में बैठे हुए थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम came and conveyed to him the following message of Allah Almighty। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गार हिरा में आए और अल्लाह ताला का ये पैगाम लेकर आए कि रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, दाई ओल्ड इंग्लिश का है यूर, ठीक है, यूर को, who created man from a clot of congealed blood, read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not, ठीक है। तो वो आगे हुजूर क्या नाम है, जिब्रील अलैहिस्सलाम गार हिरा में आके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दे रहे हैं कि पर अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, आपका रब जो है बड़ा रहीम और करीम है, जिन्होंने आपको पढ़ना सिखाया और आपको लिखना सिखाया और इस बारे में सिखाया जो आप पहले नहीं जानते थे, वो या वो सब कुछ सिखाया जो आप पहले नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ नंबर 5 था जो हमने डिस्कस किया है। अब मैं आता हूँ ये सिलेक्टिव, इसमें से फिर भी कहीं किसी जगह पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो वो लास्ट में फिर मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला है, सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेन 10 है, पैराग्राफ नंबर 10 अगर आप बुक ओपन किए हुए हैं तो, सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेन and society owes to the Holy Prophet's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character, ठीक है। तो ये सारा जो निज़ाम की तब्दीली थी, इससे जाहिर होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान से और अपने माशरे के लोगों से कितना प्यार था, कितनी हमदर्दी थी और कितनी फिक्र थी, ठीक है, और इंसानियत के लिए कितनी इनके दिल में मोहब्बत थी, ठीक है। Indeed, his life is a perfect model to follow। दर हकीकत उनकी ज़िंदगी जो है वो एक पूरी ज़िंदगी एक नमूना है जिसको हम अपना सकते हैं। In reply to the question about the life of Holy Prophet peace be upon him, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, ठीक है, जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया तो वो जवाब देती हैं, his morals and characters are an embodiment of the Quran। embodiment जिंदा मिसाल को कहते हैं। तो कहती है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात और इनका किरदार कुरान के अहकामात के ऐन मुताबिक था। इसका मतलब ये होता है या कुरान का जिंदा मिसाल थे। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड गोज टू द होली कुरान, ठीक है, जो पे आखिरी अल्फाज कहे गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में वो ये हैं, ओ प्रॉफिट श्योरली वी हैव सेंट यू अ विटनेस एंड एज अ बीरर ऑफ गुड न्यूज़ एंड एज अ वार्नर, ठीक है, and as one inviting to Allah by his permission and as a light giving charge, ठीक है। तो कुरान के जो हैं आयत हैं, ठीक है, तो ये इसका तर्जुमा ये है कि यहाँ तक है एंड, ठीक है। तो कहता है हमने दर हकीकत आपको गवाह बना के भेजा है कि आप लोगों को अच्छे पैगाम देते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं, वार्न करते हैं लोगों को, ठीक है, एंड जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ उनकी इजाज़त से बुलाते हैं और आप एक उनके लिए रोशन मीनार है, ठीक है, यानी रोशनी दिखाने वाले हैं, इंसानियत को रोशनी दिखाने वाले हैं। तो ये अल्फाज थे। यहाँ तक हम जो हैं ये 3-4 पैराग्राफ हमने डिस्कस किए। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोई ऐसा पैराग्राफ जो आपको लगता हो डिस्कस होना चाहिए तो वो लास्ट में जो है आप लोग मुझसे
आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सवालात जो हैं वो एज इट इज आप लोगों ने जो याद किए हैं यहाँ से नहीं करेंगे, वो जो कॉपीज पे आपने पहले से किए हैं वो ही कर लेंगे। ठीक है, सवालात हम उसकी रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, तो उसके बाद फिर स्टॉप कर देते हैं। तो एक्सरसाइज में देखो, पहला है कंसल्ट a thesaurus and find out the synonyms of the following words। thesaurus कहते हैं डिक्शनरी को। ठीक है, सिनोनिम है डिक्शनरी का, हम मानी अल्फाज हैं थिसॉरस। ठीक है, तो कहता है इन वर्ड्स क्या आपने जो है सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो डेजलिंग, अमेजिंग, ठीक है, या दूसरा भी है हार्ट भी, अगर पहले से किसी ने हार्ट लिखा है तो वो भी ठीक है। ठीक है, इमेजिनेशन, थॉट्स, थिंकिंग भी किसी ने लिखा है वो भी इट इज करेक्ट। रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसी तरह या प्रेस वर्थी लिखा है यहाँ पे किसी बच्चे ने तो वो भी ठीक है। रिमार्केबल के आउटस्टैंडिंग या प्रेस वर्थी कहने का मतलब है मल्टीपल सिनोनिम्स बन सकते हैं। कंपोस्ट का राइट, ठीक है, टू राइट समथिंग। प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन या सेफ, ठीक है। बिस्टाउड, डोनेट, देना, ठीक है, अदा करना। मैसेज, कम्युनिकेशन, पैगाम होता है। सुपरस्टिशन, फॉल्स नोशन, ठीक है, गलत अकायद, गलत बिलीफ। अबंदन, दम, छोड़ देना, टू गिव अप, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने गिव अप लिखा है तो वो भी बात ठीक है। ठीक है, इसके बाद प्रीफिक्सेस सफिक्सेस का है। प्रीफिक्स यानी किसी भी वर्ड से पहले लग के कुछ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर से किसी भी वर्ड के शुरू में लग के उस वर्ड की रूट मीनिंग में तब्दील करते हैं, तब्दीली लाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। जो आखिर में लगते हैं उनको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑथर का को ऑथर होता है, नेसेसरी का अननेसेसरी, फेयर का अनफेयर, मोरल का इमोरल, ठीक है, टाई का अनटाई, इन सब के साथ प्रीफिक्स लगाए। डेंजर का इन डेंजर, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, फॉर्चून मिसफॉर्चून, काइंड काइंडनेस, ठीक है, केयर केयरलेस। अब इससे नीचे क्या है, ये सफिक्स है। ठीक है, काइंड के बाद लगा है, ग्रुप ऑफ लेटर से लग के। ग्रुप ऑफ लेटर इसलिए कहते हैं, हम उनको वर्ड नहीं कहते हैं क्योंकि ये काइन हटा दे तो नेस की कोई मीनिंग नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ग्रुप ऑफ लेटर उनको कह रहा हूँ, उनको मैं वर्ड्स नहीं कह रहा हूँ। केयर केयरलेस, पोस्टपोन पोस्टपोनमेंट, एडजस्ट एडजस्टमेंट, ट्रीट ट्रीटमेंट, मीनिंग मीनिंगफुल, हार्ट हार्डशिप, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड फ्रेंडशिप, फोन फोन नेस, ठीक है, फोन का क्या होगा, फोन नेस। इसी तरह से आगे चलते हैं, तो किधर गया वो लाइन, मेरे मिस हो गई है। केयर पोस्टपोनमेंट, फोन फोननेस, हैप्पी हैप्पीनेस, और कंफर्ट कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये 10 जो हैं ये सफिक्सेस है, इससे ऊपर के प्री फिक्सेस है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी वो प्रीफिक्स सफिक्स ही है। वन का वननेस, बिलीफ का बिलीवेबल या डिसबिलीफ जिसने पहले से किया है प्रीफिक्स लगा के किया है तो वो भी ठीक है। लेकिन पेपर में आपको जिस अंदाज से पूछा जाएगा, अगर सिनोनिम सॉरी प्रीफिक्स पूछा जाएगा, प्रीफिक्स लगा दे डिसबिलीफ। अगर आपको सफिक्स पूछा जाए तो फिर बिलीवेबल। ठीक है, पैरेलल का अनपैरेलल, जस्टिस इनजस्टिस, फ्लिंचिंग अनफ्लिंचिंग। ये बुक देख के बैठ जाएंगे आप जो भी लोग इधर हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में अगर कोई के उसमें मिस्टेक आ गई है तो वो आप करेक्ट कर सको। नॉलेज का नॉलेजेबल, कंस्ट्रक्शन का डिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव भी ठीक है, डिकंस्ट्रक्शन भी ठीक है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट चीज, ये सेंटेंसेस भी आप वही वाले करेंगे जो पहले से आप लोगों ने किया हुआ है। एडजेक्टिव्स यानी नाउन से पहले वर्ड लग के उसकी मीनिंग में
इजाफा करने वाले वर्ड से हैं एडजेक्टिव्स। तो इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, तो इसमें एडजेक्टिव ढूंढना है। तो फेम्ड ये वर्ब है, फेमसली ये एडवर्ब है, इन फेमस ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन वो इन फेमस राइटर बदनाम राइटर नहीं थे बल्कि फेमस राइटर थे। तो फेमस वाले ऑप्शन ठीक है। इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। देयर इज अ वेरी डेज सेमिनार, इंफॉर्मेशन नाउन है, इन्फॉर्म वर्ब है, इन्फॉर्मिंग भी वर्ब है। तो एडजेक्टिव कौन सा रह गया, इंफॉर्मेटिव। तो इंफॉर्मेटिव ऑप्शन ठीक है। My mother becomes dash if I get home late. Anxiety noun है, anxieties उसका प्लूरल है, anxiously adverb है, तो anxious रह जाता है जो कि adjective है। तो आएगा my mother becomes anxious if I get home late। इसी तरह फोर्थ है, it is dash to get the correct information from the university office advisable। ठीक है, ये इसकी मीनिंग डिफरेंट, एडवाइसिंग वर्ब है, एडवाइस्ड भी वर्ब है, एडविजिबल ये करेक्ट है स्पेलिंग के एतबार से। तो इट इज एडविजिबल टू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। हु इज डैश फॉर दिस कियास, रिस्पोंडिंग वर्ब है, रिस्पॉन्सिव एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल जो है ये भी एडजेक्टिव है, रिस्पोंडेड। तो इसमें करेक्ट वर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव मीनिंग डिफरेंट है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन रिस्पॉन्सिव फौरन जवाब देना, फट से जवाब देने वाला। तो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, तो यहाँ पे इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, इस बर्बादी का जवाब देने वाला कौन है, नहीं है। तो इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल को क्लिक करेंगे, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे। आई मीन टू से यहाँ पे आपको कंडीशनल टाइप 1 आगे यूनिट्स में जाके टाइप 2 3 वगैरह ये सारे अलग से मैंने पढ़ाए भी थे आपको लास्ट टाइम, ठीक है। तो ज़रा उसको एक बार रिवाइज ताकि आपको याद रहे, इस वजह से मैं डिटेल में जाए बगैर उस चीज़ को जो है एक बार फिर आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ ताकि वो चीज़ें जो हैं आपको अगेन से जो है एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ जो है कंडीशनल टाइप 1 का है, ठीक है। इससे जीरो कंडीशन भी आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था, फिर भी आगे जाके ग्रामेटिकल में मैं वो भी फिर डिटेल से डिस्कस कर लूँगा। कंडीशनल टाइप 1 जब भी कंडीशनल की आप बात करेंगे, ठीक है, तो दो दो हिस्से होंगे कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो, ठीक है, चाहे वो कंडीशनल 1 है, 2 है, 0 है, ठीक है, जो भी है। तो दो हिस्से होंगे। इफ एक को कहते हैं हम इफ पार्ट या इफ क्लॉज। बाज जगहों पे आपको इफ पार्ट से मिलेगा, बाज जगहों पे इफ क्लॉज से मिलेगा, ठीक है, इफ क्लॉज। और दूसरे को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या उसको कहते हैं मेन क्लॉज, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं, दो हिस्सों में अब सेंटेंसेस जो हैं डिफरेंट आते हैं। अब खास तौर पर मैं कंडीशनल 1 की तरफ आता हूँ, गौर से सुने। कंडीशनल 1 में एक तरफ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और दूसरा जो मेन पार्ट होगा या मेन क्लॉज या जिसे आप कहें मेन सेंटेंस, वो क्या होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। आसान करके बात क्या हो सकती है कि एक तरफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरी तरफ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देके यहाँ क्लियर करते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ आपको नजर आ रही है जहाँ मैं कर्सर लेके गया हूँ, ठीक है। इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो ये देखो इफ पार्ट किस में है, प्रेजेंट टेंस में, वर्क के साथ इस यानी इस लगना और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होना, इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस है, ये आप लोगों को पता है। ही विल विन द कंपटीशन, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ऐसी सूरत में जब भी आपको सेंटेंस आएगा तो वो कंडीशनल 1 कहलाते हैं। तो बोर्ड के पेपर में दो तरह से एमसीक्यूज इसके आते हैं, ये भी आप गौर से सुन लें, ठीक है। एक तो ये है पूरा इसी तरह सेंटेंस बना के नीचे वो आपसे पूछेगा कि इट इज जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो आपने इस स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए
ठीक कर सकते हो, ठीक है, तब आपका ये जुमला ठीक हो सकता है। या दूसरी तरीके से वो कैसे पूछेगा कि वो एक हिस्सा बनाएगा, इफ वाला पोर्शन बना देगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, आगे देश। तो यहाँ से देख के आपने अंदाजा लगाना है कि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो इसका मतलब है दूसरी तरफ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाना है, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा के कोई भी जुमला आप बना सकते हो, या उसका बना जुमला बोर्ड में तो उसका बना जुमला होगा ऑप्शन में, तो उसमें वही ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक बात आपको अब समझ आई होगी, ठीक है। अगर समझ ना भी आई है तो लास्ट में फिर से जो है एक बार मेरे से बात जो है वो क्लियर करके इसके बाद आप लोग जो है कर लेंगे। तो इस पे हम आते कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप कंप्लीट करें इन फॉर्म्स को लेके, इनवाइट, गो, प्ले, सेल, हेल्प, हेलो, विन, इनफॉर्म एंड पास, ठीक है। तो कहता है इफ आई सी असलम, I dish him to dinner tomorrow, I will invite him to the dinner, ठीक है। मैं उसको क्या करूँगा, दावत, इनवाइट, तो आई विल फर्स्ट फॉर्म ही लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ ये देखें वर्ब मिसिंग है, अगर इफ क्लास में मिसिंग है तो उसने प्रेजेंट लगाए हैं, जिस तरह यहाँ कर्सर लगे गया, गो, प्ले, हेल्प, गिव, लीव, इन्फॉर्म। जहाँ जहाँ वो दूसरा पोर्शन मिसिंग है उसमें उसने क्या किया है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए, जिस तरह आई विल टर्न, ठीक है। यहाँ ही विल बी, इसी तरह ये इसमें आप देख रहे हैं विल यू लीव अ मैसेज टू आंटी सोफी इफ यू सी हर। तो ये सब आपको पहले से भी क्लियर हैं। अब होपफुली अगर क्लियर नहीं भी था तो आप, उम्मीद ये है क्लियर हो चुका होगा। पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स, ठीक है। तो उसमें यहाँ ये जो कि आई देश लिविंग इन दिस हाउस, सिंस फॉर का आने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है, तो क्या लगोगे, हैव बीन या हैज बीन। क्योंकि यहाँ पे आई है तो प्लूरल आना चाहिए, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। तो ये भी एक नज़र देख लेंगे इस पे। अगेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे हमने जो है डिटेल में आगे जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करनी है। अब मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, तब तक कोई लीव ना करते, मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद आप लोगों ने लीव करना है। अब किसी को कोई सवाल है, कोई बात समझने है तो वो हैंड रेस करके मुझे पूछ सकते हैं। तब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद बेशक आप लीव कर सकते हैं। जी, किसी बच्चे को कोई सवाल है तो वो सवाल मेरे से डिस्कस कर लें, और अगर सवाल नहीं है तो फिर आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।